नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 22 अप्रैल 2022 और 22 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन से हमने सबको कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है जो आने वाली रेलवे की ग्रुप डी और SSC के लिए, साथ में NTPC और बैंक के लिए भी अति उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट्स जो हाल ही में घटित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं उसका एक रिविज़न। तो शुरू करते हैं। किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है उड़ान योजना। हाल ही में स्मार्ट सिटी शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सूरत। और दानिश ओपन स्विमिंग में किस भारतीय तैराक ने गोल्ड मेडल जीता है? साजन प्रकाश। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ स्थापित किया गया है? मणिपुर में। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के CMD किसे बनाया गया है? विक्रम देव दत्त को। मंजू सिंह का हाल में निधन हुआ है, वो कौन थी? टेलीविज़न निर्माता और अभिनेत्री। दृष्टिबाधितों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर में। किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? इंडोनेशिया। 18 अप्रैल 2022 को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। उसकी थीम क्या थी दोस्तों? धरोहर और पर्यावरण। वर्ष 1982 में विश्व धरोहर दिवस किसने की थी? लिखी थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने। हाल ही के उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? फिलीपींस। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया पश्चिम बंगाल में। और हाल ही में CROP और PQMS पोर्टल किसने लॉन्च किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। और समेकित बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष लॉन्च किया गया था? वर्ष 1975 में। हाल ही में विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया गया? 9 अप्रैल 2020 को। और अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन सॉल्यूशन उनके फैक्ट के साथ। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन सी 20 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, हाल ही 20 अप्रैल को विश्व संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस भाषा दिवस मनाया गया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। चीनी भाषा के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना और लोगों के बीच बहुभाषी संस्कृति और विविधता को बढ़ावा देना है। 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोक सूचना विभाग ने संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस के शुभारंभ की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी में से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। किस आयोग द्वारा राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। मई में नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से सरकारी डेटा देगा और डेटा संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। प्लेटफॉर्म जिसकी कल्पना 2020 में की गई थी का उद्देश्य सरकारी स्रोतों में डेटा को मानकीकृत करना और लचीला विश्लेषण प्रदान करना है, जो उपयोगकर्ताओं को कई डेटा सेट का उपयोग करके आसानी से डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। देते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों जो पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। किसने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? संस्कृति और कपड़ा मंत्रालय ने। हाल ही में युक्त धारा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया गया है? जितेंद्र सिंह के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? भूपेंद्र कुमार के द्वारा। और किस शहर में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया गुरुग्राम में। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है वाराणसी में। और दोस्तों हाल ही में जारी की गई उंगलिल ओरुवन आत्मकथा किसकी है? MK स्टालिन की। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इसी में से आपको एक नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
लेते हैं अगला प्रश्न। डिजिट इंश्योरेंस ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ठीक है दोस्तों, तो ये किया है ऑप्शन बी जसलीन कोहली को। जसलीन कोहली को हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जसलीन कोहली की है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। डिजिट इंश्योरेंस ने 20 अप्रैल 2022 से प्रभावी कंपनी के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में जसलीन कोहली को नियुक्त किया है। कोहली विजय कुमार का स्थान लेंगे जो 2017 में कंपनी की स्थापना के बाद से इस पद पर है और 19 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। वित्त पोषण के दौर में 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर जुटाने के बाद 2021 में डिजिट ने 6 महीने से भी कम समय में अपना मूल्य बढ़ाकर 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्टर थे डिजिट के बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। किस बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक ने। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है। लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडसइंड बैंक को सर्वश्रेष्ठ इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट्स हब यानी ईपीएच बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार क्लाउड आधारित केंद्रीय भुगतान केंद्र बनाने में बैंक की उत्कृष्ट यात्रा को मान्यता देता है। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी पर केंद्रित शोध और सलाहकार फर्म सैलेंट द्वारा दिया जाता है। यह भुगतान हब सभी प्रकार के भुगतान निर्देशों के और सभी मूल क्लाइंट टच पॉइंट में उत्पन्न होने वाले उच्च लेन देन भार को मूल रूप से संशोधित करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे कुछ इंडसइंड बैंक के संबंधित। लेते हैं अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न। किसने हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला जो है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर है। जो तस्वीर देख रहे हैं साइरस पूनावाला की है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के अनुसार साइरस पूनावाला की कुल संपत्ति 26 बिलियन डॉलर है। वह चौथे सबसे अमीर भारत है और उनकी संपत्ति 41% बढ़कर 26 अरब डॉलर हो गई है। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक है। 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति थॉमस फ्रिस्ट जूनियर की और फैमिली है। ठीक है दोस्तों, ली जीटिंग और जू हैंग तीसरे और चौथे स्थान पर है। 2022 में भारत में कुल 9 हेल्थ केयर अरबपति हैं। भारत में दिलीप सांघवी 18 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। वही मुरली देवी एंड फैमिली 9.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति। दोस्तों कुछ फैक्ट थे, इसे अब याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लेते हैं अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न। किस मंदिर को भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम मिला है? ठीक है दोस्तों, काफ़ी आईएमपी सवाल है ये। किस मंदिर को भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम मिला? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अक्षरधाम मंदिर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी अक्षरधाम मंदिर को भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम मिला है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्वामी नारायण अक्षरधाम परिसर जो कि गांधीनगर गुजरात में है, भारत की पहली पोर्टेबल और छत प्रणाली का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। 10 फोटोवोल्टिक यानी पीवी पोर्ट सिस्टम इंस्टॉलेशन को जर्मनी एजेंसी GIZ द्वारा समर्थित किया गया है। उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसे आप नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न। पैट्रिक अची को किस देश का प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोटे डी आइवर। ठीक है, कोटे डी आइवर देश के जो प्रधानमंत्री है पैट्रिक अची को फिर से नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के रूप में। जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह है पैट्रिक अची की। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासेन ओटारा ने पैट्रिक अची को कोटे डी आइवर के नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। निर्णय की घोषणा 19 अप्रैल को कोटे डी आइवर के यमुस्रोको में दिए गए राष्ट्रपति के भाषण में की गई थी। 2000 के बाद से पैट्रिक अची कोटे डी आइवर की लगातार सरकारों में कई प्रमुख पदों पर बने रहे हैं और उन्हें अपने पूर्ववर्ती हामिद बाकायोका
की मृत्यु के बाद 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। कोटे डी आइवर जो है, ये कोटे डी आइवर कोस्ट जो है गणराज्य के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है दोस्तों ये। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कौन सी है? यामूसोक्रो। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? अलासेन ओटारा। और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कोटे डी आइवर के संबंधित। ठीक है, लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो ये स्थापित हुआ है ऑप्शन बी, आसाम में। आसाम में भी हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस संयंत्र को असम के जोरहाट में चालू किया गया है। इसकी स्थापित क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है। संयंत्र मौजूदा 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए 100 किलोवाट AEM इलेक्ट्रोलाइजर सरणी का उपयोग करता है। भारत में पहली बार अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी AEM तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह संयंत्र ऑयल इंडिया लिमिटेड के हरित हाइड्रोजन उत्पादन को 10 किलोग्राम प्रतिदिन बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन कर देगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस के साथ हरित हाइड्रोजन के सम्मिश्रण पर IIT गुवाहाटी के सहयोग से अध्ययन शुरू किया है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे, इसी में से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए इसको। लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो दोस्तों ये की है ऑप्शन सी, केरॉन पोलार्ड ने। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वेस्ट इंडीज से केरॉन पोलार्ड है और इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और महत्वपूर्ण फैक्ट। केरॉन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह वेस्ट इंडीज़ के हरफनमौला खिलाड़ी है। वह वेस्ट इंडीज़ की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान थे। उन्होंने कुल 123 वनडे और 101 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में मुंबई इंडियन टीम्स का हिस्सा है। वह 2012 ICC विश्व कप T20 जीतने वाली वेस्ट इंडीज़ टीम के सदस्य भी थे। 1 मार्च 2020 में वह 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने। देखो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और फरवरी 2022 में वह वेस्ट इंडीज़ के लिए 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। दोस्तों ये दो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसे आप ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन सी, 21 अप्रैल को। हाल ही में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। लेते हैं इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट। प्रशासनिक तंत्र को सुचारू रूप से कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों और संगठनों में अथक परिश्रम करने वाले सिविल सेवकों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। सरकारी कार्यक्रमों के गठन और कार्यान्वयन के लिए सिविल सेवक जिम्मेदार है। सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाने के लिए चुना क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। 2006 में पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। दोस्तों कब मनाया गया था? 2006 में पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत की सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए भारतीय सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद कर लीजिए दोनों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। लेते हैं अगला प्रश्न। डिजिटल बस का शुभारंभ किसने किया? ठीक है दोस्तों, डिजिटल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया और किसने किया? तो दोस्तों ये किया है, ये हुआ है ऑप्शन ए, मुंबई में। ठीक है दोस्तों, हाल ही में मुंबई में डिजिटल बस का शुभारंभ किया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने टैप इन टैप आउट या पूरी तरह से डिजिटल टिकट सुविधा के साथ भारत की पहली बस सेवा का उद्घाटन किया है। गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट रूट की यात्रा करने वाली बेस्ट बसों में से एक पर इस सेवा का उद्घाटन किया गया है। यात्री को टैप इन टैप आउट सेवा का उपयोग करने के लिए प्रवेश पर रखी मशीन के सामने अपने चलो स्मार्ट कार्ड या चलो मोबाइल ऐप को टैप इन करना होगा। यात्री हरे रंग की टिक के साथ
बस में प्रवेश कर सकेगा और जब यात्री स्मार्ट कार्ड या मोबाइल ऐप को टैप आउट करने के बाद बस से उतरेगा तो जो किराया है काट लिया जाएगा। इन बसों के आगे डिजिटल बस लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था ये मुंबई में शुरू हुआ है, ठीक है, डिजिटल बस सेवा, और इसे महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने लॉन्च किया। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किसे पीएनजी इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन डी एलवी वैद्यनाथन को। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये एलवी वैद्यनाथन की है और इन्हें पीएनजी इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी पीएनजी इंडिया ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले एलवी वैद्यनाथन को नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने मधुसूदन गोपालन का स्थान लिया है। वैद्यनाथन 1 जुलाई 2022 से सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वैद्यनाथन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल पूरा किया है और आईआईएस अहमदाबाद से एमबीए किया है। उन्होंने 1996 में भारत में पीएनजी के साथ सेल्स फंक्शन में अपना करियर शुरू किया और विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में काम किया। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पीएनजी से संबंधित। लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। आपका कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। तो शुरू करते हैं विश्व पहला प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन सी 21 अप्रैल को। हाल ही में 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तिगत समूह स्तरों पर रचनात्मकता की जो सोच है उसको प्रोत्साहित करना है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 2022 का विषय क्या है, थीम क्या है? तो इसकी थीम है सहयोग। ठीक है दोस्तों, जो इसकी थीम है वो है सहयोग है, इसको आप नोट कर लीजिए। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी WCID की स्थापना 25 मई 2001 को टोरंटो कनाडा में हुई थी। इस दिन के संस्थापक कौन थे? कनाडाई मार्सी सहगल। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे आप याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। USA उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ की जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनकी जो रक्षा सलाहकार है किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों किया गया है ऑप्शन डी शांति सेठी को। ठीक है, जो तस्वीर देख रहे हैं शांति सेठी की है और उन्हें हाल ही में कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति अमेरिका की, उनकी रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारतीय अमेरिकी नौसेना की शांति सेठी को USA की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की एक पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर है। शांति सेठी ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक USA डी-कैचर की कमान संभाली। वह 1993 में नौसेना में शामिल हुई। जब वह 1993 सेना में शामिल हुई थी तब भी उनका जो मुकाबला था बहिष्कार कानून प्रभावी था, इसलिए वह जो कर सकती थी उसमें वह सीमित थी, लेकिन अब उन्हें काफ़ी छूट मिल चुकी है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे, आप इस सबको याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसे आप नोट कर लीजिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।